अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जिगर, आज हम ना विजुअल पाथवेज करने हैं। ये है तो बड़ा इजी सा, और इसको पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया हुआ मैंने तेरे साथ थोड़ा सा, वो क्वाड्रेंटिनोपियंस वगैरह में। लेकिन इसमें से MCQs आता है, अच्छा लाजमी आते हैं। अब है सिंपल, लेकिन तुझे फिर भी पता होना चाहिए डिटेल इसकी थोड़ी बहुत। वो ये कि तुझे पहले पता है कि रॉड्स और कोन्स होते हैं, ठीक है। अक्सर डायरेक्ट ये सवाल आता है कि इनमें से कलर विजन कौन लेके जाता है, ठीक है। तो कोन्स जो हैं वो कलर विजन लेके लिए होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो रॉड्स होते हैं वो लो लाइट सेंसिटिव होते हैं। वो जब अंधेरा होगा तब एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो कौन और रॉड्स का तुझे पता होना चाहिए। फिर इसमें नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, जो कि मैंने तुझसे पूछा था। अगर वो सवाल पूछते हैं ना, रेटिनल है, रेटिनोल है, रेटिनल डिहाइड है और रेटिनोइक एसिड, इनमें से नाइट ब्लाइंडनेस कौन कराता है, तो वो रेटिनोल है। अल्कोहल, जो अल्कोहल फॉर्म है ना, वो कराती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा इसके अंदर तुझे जो आपका रेटिना है, रेटिना के अंदर तुझे पता होना चाहिए कि कौन सा सेल किसके साथ साइनैप्स कर रहा है। सबसे पहला जो सेल होता है वो होता है रॉड्स और कोन्स, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो आगे साइनैप्स करते हैं। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो होता है आपका बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स जो है वो फर्दर आगे साइनैप्स करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो होता है गैंग्लियन सेल्स। और गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तुझे पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं, तुझे पता होना चाहिए कि रेटिना की ये वो 10 लेयर्स जो हैं वो फिजियो में BRS में अलग से दी हुई हैं, वो देखनी है तूने, ठीक है। फिर तुझे ये पता होना चाहिए कि थोड़ा सा ये ग्लोकोमा के बारे में, कि एक किनाल ऑफ श्लैम होती है। किनाल ऑफ श्लैम जो है ना, आयरस और जो ये बायर कॉर्निया उसके दरमियान एंगल में होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्वासिमर ड्रेन कर रहा होता है, नीचे तस्वीर देख ले, ये 355 पेज पे इधर एक्वासिमर ड्रेन कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक्वास्यूमर का एक ख़ास प्रेशर रहता है। वो प्रेशर जो एक्वास्यूमर का है, मेरे ख्याल से 5 to 15 है, इस तरह MM में जितना होता है प्रेशर नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, इसी तरह एक चीज़ पता होना तुझे चाहिए कि फोविया क्या होता है। वो जगह होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होती हैं कोन्स, ठीक है, फोविया में। और इसी तरह ऑप्टिक डिस्क वो जगह होती है जहाँ पे रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कैनाल ऑफ स्लैम ब्लॉक हो जाए तो आपको होता है ग्लोकोमा, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो जाएगा। अब उसमें एक्यूट और क्रॉनिक होता है। जो क्रॉनिक ग्लूकोमा होता है, जो ओपन एंगल ग्लूकोमा, वो यूजुअली पेनलेस होता है, ठीक है, और लॉस ऑफ विजन होती है। जबकि जो नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है ना, ये पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। अब आ जाओ आगे रिफ्लेक्सेस के अंदर, लाइट रिफ्लेक्स। अब लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है कि तूने देखा ना, कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स में क्या होता है कि एक आंख में आप अगर लाइट मारो तो दूसरी आंख की पुतली भी सिकुड़ जाती है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये लाइट रिफ्लेक्स का क्या पाथवे है, वो ये होता है कि लाइट जो एफरेंट नर्व है, जो लाइट जा रही होती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती है। ऑप्टिक नर्व जब जाती है तो उसकी वजह से वो दोनों प्रीटेक्टल एरियाज पे जाती है, और प्रीटेक्टल एरिया मिड ब्रेन में होता है। और दोनों प्रीटेक्टल एरिया में ऑप्टिक नर्व फाइबर्स देती है अपने ट्रैक से निकल के, ठीक है। मुख्तलिफ जगह पे फाइबर्स देती है, कुछ प्रीटेक्टल एरिया में जाते हैं, कुछ सुपीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं, कुछ सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस में जाते हैं, ठीक है, और कुछ अपने ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, ठीक है। अब जो प्रीटेक्टल एरिया में फाइबर्स जा रहे होते हैं ना, प्रीटेक्टल एरिया का मैंने तुझे पहले बताया था, इसका काम है लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना। वो प्रीटेक्टल एरिया क्या करता है कि वो दोनों तरफ के एंडिंजर वेस्पॉल न्यूक्लियस को सप्लाई करता है। वो दोनों तरफ जो है एंडिंजर वेस्पॉल न्यूक्लियस जो है ना, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, इसका काम होता है आंख की पुतली को कंस्ट्रिक्ट करना। एडिंजर वेस्पॉल न्यूक्लियस आगे कनेक्ट होता है सिलरी गैंग्लियन के साथ, लॉन्ग सिलरी नर्व के थ्रू। और लॉन्ग सिलरी गैंग्लियन से फिर निकलती है शॉर्ट सिलरी नर्व्स, और वो जाके सप्लाई करती हैं कंस्ट्रिक्टर प्यूपली को।
और कंस्ट्रिक्शन कराती हैं, मियोसिस कराती हैं। ठीक है, तो एक आंख की कंस्ट्रिक्शन के साथ दूसरी भी हो जाएगी, क्योंकि जो प्रीटेक्टल एरिया है वो दोनों तरफ के डेंजर वेस्ट वॉल को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए लाइट रिफ्लेक्स इसकी वजह से होता है। अब इसमें एमसीक्यू ये बन के आता है कि लाइट रिफ्लेक्स इज ड्यू टू, तो तुझे पता होना चाहिए कि लाइट रिफ्लेक्स प्रीटेक्टल एरिया की वजह से होता है। प्रीटेक्टल एरिया जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह वो ये पूछ सकते हैं कि जो सिलेरी गैंग्लियन और ये डेंजर वेस्पॉल न्यूक्लियस है, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो ये लॉन्ग सिलेरी नर्व के थ्रू कनेक्टेड है, और वहाँ से आगे फिर शॉर्ट सिलेरी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसके अंदर तुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, और अच्छा उसके बाद आ जाओ इसी तरह अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या है कि ओक्यूलोमोटर नर्व है, और वो जब आप पेशेंट जब करीब देखता है नियर विजन में, तो उससे क्या होता है कि लेंस का डायमीटर इंक्रीज होता है, कंस्ट्रिक्शन होती है, मीडियल रेक्टस जो है वो कंट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से आई मीडियली मूव करती है। ठीक है, कन्वर्जेंस होती है, अकोमोडेशन होती है, और पिपली कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, अच्छा बहुत ये दोनों जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये दोनों अगर अंधा मरीज हो ना उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इनके अंदर विजुअल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होता। अगर विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से कोई अंधा हुआ है ना, अगर विजुअल कॉर्टेक्स के डैमेज होने की वजह से कोई अंधा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीपिटल इन्फार्क्ट है, उसकी वजह से कोई अंधा हुआ है, तो उसके अंदर ये दोनों रिफ्लेक्स इंटैक्ट रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से कोई अंधा हुआ है, फिर ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जी तुझे रिसेप्टर्स पता होने चाहिए। रिसेप्टर्स में से एमसीक्यू आते हैं और उधर बंदा भूल जाता है, कंफ्यूज करते हैं एमसीक्यू। तुझे ये पता होना चाहिए कि जो कंस्ट्रिक्शन हो रही है ना आँख में, वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो रही है, और M3 फाइबर्स होते हैं, M3 रिसेप्टर्स होते हैं, जो पिपुलरी स्फिंक्टर रिसेप्टर्स होते हैं, जो जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होती है। इसी तरह जो डायलेशन होती है ना आँख में, वो अल्फा रिसेप्टर्स की वजह से होती है, बीटा रिसेप्टर्स की वजह से नहीं होती, अल्फा रिसेप्टर्स की वजह से डायलेशन होती है। रेडियल डायलेटर्स पे एक्ट करते हैं, और सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। जो सिलरी मसल्स जो हैं, सिलरी मसल्स वो उसके उनके ऊपर वो भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं, और सिलरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अकोमोडेशन होती है। ठीक है ना, अकोमोडेशन होती है सिलरी मसल्स की वजह से, उनके ऊपर भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं। और एक सिलरी बॉडी एपिथीलियम है, सिलरी मसल अलग है और सिलरी बॉडी एपिथीलियम अलग है। एपिथीलियम का काम होता है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन। ठीक है, और एक्वस ह्यूमर ड्रेन फिर होता है कनाल और फ्लैम में। तो सिलरी बॉडी एपिथीलियम जो है, सिलरी बॉडी एपिथीलियम जो है वो बीटा रिसेप्टर्स की वजह से बनता है। इसीलिए आप बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ग्लोकोमा के इलाज में, अगर ज़्यादा एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन हो रही है तो टीमोलोल देते हैं आप। ठीक है, तो बीटा रिसेप्टर्स की वजह से एक्वस ह्यूमर बन रहा है, वो ये चीज़ पूछते होते हैं। ठीक है ना, कि बीटा रिसेप्टर से क्या हो रहा है, M3 रिसेप्टर से क्या हो रहा है, अल्फा रिसेप्टर से क्या हो रहा है। तो अल्फा रिसेप्टर से डायलेशन होती है, M3 से कंस्ट्रिक्शन होती है और अकोमोडेशन होती है, और बीटा रिसेप्टर से एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये और ये फिर पूछेंगे कि इनके ब्लॉकेट से क्या होगा। ठीक है, इस तरह MCQ बना होता है, तो उधर बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन है सिंपल सी चीज़, कंफ्यूज नहीं होना होता। ठीक है, उसके बाद जो आगे जो प्यूपिल्स की टाइप है जी, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होता है एक। आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल ARP है ना, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, इससे ये याद रख अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट। इसमें होता है कि लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल में। ठीक है, और ये होता किसमें, या डायबिटीज़ में हो सकता है, या टेबिस डोर्सालिस में हो सकता है, न्यूरोसिफिलिस में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, या जिसे मार्कस गन प्यूपिल कहते हैं। वो ये होता है कि स्विंगिंग लाइट टेस्ट आप करते हैं कि पहले एक आंख में लाइट मार देते हैं, फिर दूसरी आंख में ये लाइट यूँ 2-3 दफ़ा स्विंग करते हैं, तो जो जो अब नॉर्मल आई होती है उसके अंदर ये होता है कि जब लाइट पड़ती है तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होने के बजाय डायलेट हो जाता है। इसे कहते हैं रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। ठीक है, और ये होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ऑप्टिक न्यूराइटिस में, इन चीज़ों में हो सकता है। हॉर्नर सिंड्रोम का पीपल तुझे पता है कंस्ट्रिक्टेड होता है, और मियोसिस होते हैं, टोसिस होता है, वो तुझे पता है हॉर्नर सिंड्रोम वाला। एलडी पीपल को दफ़ा कर, वो भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन को अंकल हर्निएशन भी कहते हैं। अंकल जो है, अंकस जो है ना, ये बेसिकली हिप्पोकैम्पस का पार्ट है अंकस। ठीक है, तो अगर सेरेब्रल एडीमा हुआ हो, वो एडीमा सेरेब्रल इन्फार्क्ट की वजह से भी हो सकता है, सेरेब्रल डैमेज की वजह से भी हो सकता है, कोई ब्लीड की वजह से भी हो सकता है। अगर एडीमा हुआ हो जिसकी वजह से अक्सर मिड लाइन शिफ्ट भी आ जाती है CT स्कैन पे, तो वो ये जो अंकस होता है ना, अंकस मिड ब्रेन के पास पड़ा होता है, और तुझे पता है मिड ब्रेन से थर्ड और फोर्थ नर्व निकली है, ये अंकस हर्निएट करके आगे चला जाता है, थोड़ा सा सूज जाता है। जब इसमें स्वेलिंग होती है, जब ये सूजता है, तो ये आगे थर्ड नर्व को कंप्रेस करता है। जब थर्ड नर्व को कंप्रेस करता है तो सेम साइड, तुझे पता है ना, थर्ड नर्व का जो काम है वो आंख की कंस्ट्रक्शन कराना है, तो
सेम साइड की जो आंख है ना वो डायलेट हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे कहते हैं कि एक प्यूपल डायलेटेड होता है और जो एबनॉर्मल प्यूपल होता है, और जो नॉर्मल साइड होती है उसका प्यूपल नॉर्मल होता है, कंस्ट्रक्टेड। तो इसको कहते हैं एनाइसोकोरिया। और ये तुझे ब्रेन डैमेज के पीपल्स लोगों में मिल सकता है, ये ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, ठीक है। उसके अलावा जो है ना फिर आगे वही है विजुअल पाथवे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आएगा, मुझे भी आया था, ठीक है। वो ये चीज़ कि देख ले कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो पूरी ब्लाइंडनेस होगी उस साइड की। अगर ऑप्टिक क्यास्मा डैमेज होगा तो बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा, क्योंकि नेजल फाइबर्स डीकसेट करते हैं, 60% करते हैं, 40% नहीं करते हैं, ये भी याद रखना। फिर ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा ना, जिस साइड का ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा उसके ऑपोजिट साइड का होमोनिमस हेमिनोपिया है। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक कटा है ना तो लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया है, ठीक है। फिर वो ऑप्टिक ट्रैक आगे जाता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी थैलेमस का न्यूक्लियस है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशंस निकलती हैं, और ऑप्टिक रेडिएशंस दो ग्रुप्स में निकलती हैं। कुछ नीचे टेम्पोरल में चली जाती हैं लोब में, उनको कहते हैं मेयर्स लूब। और कुछ ऊपर चली जाती हैं जो पैराइटल लोब है, उनको कहते हैं जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि वो क्यूनियस गायरस के अंदर मूव करे, क्यूनिएट गायरस होता है उसके अंदर मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक्ट। जो नीचे टेम्पोरल लोब में है वो है मेयर्स लूप, और जो ऊपर है पैराइटल लोब में वो है जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक्ट, ठीक है। ये दोनों मिला के बनती हैं ऑप्टिक रेडिएशंस। और एक चीज़ याद रखना कि ऑप्टिक रेडिएशंस का डैमेज सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले ऑप्टिक क्याज्म का डैमेज कॉमन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो डैमेज कॉमन है वो ऑप्टिक रेडिएशंस का डैमेज है। ऑप्टिक ट्रैक्ट से ज़्यादा ऑप्टिक रेडिएशंस डैमेज होती हैं, ठीक है। और ऑप्टिक रेडिएशंस के बाद आ जाता है पीछे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो रहा है, जो लिंगुअल जायरस में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या अगर तो ऑप्टिक ट्रैक्ट तक तुमने बता दिया। अब जो मियर्स लूब है ना, मियर्स लूब है टेम्पोरल लोब में, अगर राइट साइड का मियर्स लूब कटा है ना तो टेम्पोरल लोब नीचे है लेकिन ये ऊपर वाली साइड दिखाएगा। तो राइट साइड का कटा है तो लेफ्ट होमोनिमस होगा, और साथ क्वाड्रेंट लेफ्ट लेफ्ट सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया, क्योंकि नीचे है ना टेम्पोरल लोब कटा है तो ये ऊपर वाला दिखाएगा, उल्टा दिखाता है, तो सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया होगा। मेरा यही सवाल आया था कि मेयर्स लूप कटेगा तो क्या डैमेज होगा। और अगर ऊपर जेनिकुलो कैल्क्राइन ट्रैक्ट या पैराइटल लोब में डैमेज होगा ना तो वो इन्फीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया कराएगा ऑपोजिट साइड का, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बस ये इसमें से सवाल आएंगे, या इधर ऑप्टिक ट्रैक से आ सकता है, रॉड्स कोन्स में से आ सकता है, गैंग्लियन सेल से आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा सवाल आ सकता है ये लाइट रिफ्लेक्सेस में से। और बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इसको बस देख ले।